हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती से पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर हमारा 5 है। कल हमने इसका पार्ट 1 आपको दिया था, आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2, यानी कि इसमें क्या क्या बताया गया है, प्राथमिक क्रियाकलाप के जो चैप्टर हैं। तो इनमें पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2 क्या कह रहा है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि आखेट क्या है, आखेटन क्या है, भोजन संग्रहण क्या है। इन सारी बातों का हमने विस्तार से चर्चा किया था। और इसके बाद हमने बताया था कि हमारे जीवन में पौधों का कहाँ कहाँ क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक प्रमुख क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा है प्राथमिक प्रमुख क्षेत्र में एक कृषि भी आता है और दूसरा पशुपालन। कृषि की चर्चा भी आगे हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं, पढ़ते हैं पशुपालन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि पशुपालन क्या है तो हुआ क्या, समझिएगा थोड़ा सा गौर करके, कि हम जितने भी पशु हैं ना, उनको अपने लाभ के लिए पालते हैं, उससे भोजन उत्पादन के लिए पालते हैं, श्रम के लिए पालते हैं, तो वो पशुपालन कहलाता है। अब सोचिए आप कि इससे पहले लोग पशु क्यों नहीं पालते थे। तो ऐसा हुआ होगा कि बहुत समय पहले बहुत सारे पशु थे, लोग जंगली थे और जंगली जंतुओं को पकड़ पकड़ शिकार करके खाने लगे। तो लोगों को ऐसा समझ में आया होगा कि इस तरह से अगर हम शिकार करते रहेंगे तो हमें पशुओं का दिक्कत होने लगेगा, भोजन की कमी महसूस होने लगेगी। ऐसा हुआ भी होगा कि जिस क्षेत्र में वो रह रहे होंगे बहुत सारे पशु थे, धीरे धीरे शिकार करके ये लोग खाने लगे, तब बहुत सारे पशुओं की संख्या कम गई। तो इनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि पशु यहाँ कम गया है, अगर इस तरह से करेंगे तो हमें एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल पशु हमें मिलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसी स्थिति में वो लोग पशु को पालना शुरू कर दिए और यही पशु को अपने लाभ के लिए, अपने श्रम के लिए पाले, तो उसको कहते हैं हम लोग पशुपालन। तो सबसे पहले किस पशु का पालन हुआ, तो सबसे पहले लोग कुत्ता को पालना शुरू किए, क्योंकि उस समय लोग शिकारी थे। तो शिकार करने में मदद कौन करता था, तो कुत्ता मदद करता था। तो लोग कुत्ता को पालना शुरू किए। कुत्ता क्या करते थे, जो जंगली जानवर होते थे उसको खदेड़ कर पकड़ने में वो क्या करती थी, मदद करती थी। इसीलिए ये शिकारी लोग जो है ना, वो क्या करने लगे, कुत्ता को पाले। फिर बाद में दूसरे तीसरे इन सारे पशुओं को पालना वो लोग शुरू कर दिए। तो पशुपालन समझ गए कि पशुओं को भोजन के उत्पादन के रूप में, श्रम के रूप में या अन्य कार्य के रूप में हम लोग पशुओं को पालते हैं, तो वह कहलाता है पशुपालन। और इसके पीछे क्या कारण था कि जब लगातार शिकार हुई तो पृथ्वी पशुओं का डिसबैलेंस हो गया, और इसी डिसबैलेंस को संतुलन करने के लिए हमने क्या किया, पशुपालन शुरू कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा पशुपालन किसे। अब चलते हैं, पशुपालन में कई प्रकार होते हैं, जिनमें एक है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जाकर के अपने पशु पालते हैं, इसको कहते हैं चलवासी पशुपालन। ये खास करके किसके लिए चलते हैं, तो जहां भोजन उनको मिल जाता है, भोजन के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए चलवासी पशुचारण आप अपने गांव में भी देखे होंगे कि बहुत सारे भेड़ बकरियां लोग लेकर के आ गए आपके गांव में, आपके इलाके में खिलाया, 5 7 10 दिन आपके यहाँ रहा। जब यहाँ भोजन की कमी हो गई तो फिर दूसरे इलाके चले गए, फिर वहाँ भोजन खाए, वहाँ पर चराए पशु को, वहाँ जब भोजन कम गया तो तीसरे इलाके चले गए। तो ऐसे ऐसे अपने अपने समय को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग चलवासी पशुचारण। इसमें एक व्यक्ति के पास 100 500 200 400 ऐसे करके पशुआं हुआ करती है, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय पशु ही होता है, पशु से ही उनका जीविकोपार्जन चलता है। तो ये कहलाते हैं कौन, चलवासी पशुचारण। ठीक है, चलिए। अब इनका जो क्षेत्र है ये खास करके उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ऐसे पाले जाते हैं, जिसमें अफ्रीका है, सहारा और एशिया मरुस्थल में भेड़ बकरियां लामा इत्यादि पाली जाती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग चलवासी पशुचारण। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, भारत के जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी भेड़, लामा, पश्मीना इत्यादि पाली जाती है, ये भी चलवासी पशुचारण में आते हैं।
आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव में रेनडियर पाला जाता है, ये भी चलवासी पशुचारण में आते हैं। तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा पाला जाता है, तो ये भी किसमें आते हैं? चलवासी पशुपाचारण में। जैसे कुछ लोग याक पालते हैं, कुछ लामा पालते हैं, रेनडियर पालते हैं, कहाँ? आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव में। तो ये सब क्या है? चलवासी पशुचारण के उदाहरण। अब आगे चलते हैं, दूसरा है चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, कहाँ कहाँ चलवासी पशुचारण होती है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक और अरब प्रायद्वीप से लेकर मंगोलिया के मध्य एशिया तक, यूरोप और एशिया के टुंडा प्रदेश और दक्षिण गोलार्ध के दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा हेडगास्कर द्वीप, ये सब क्या है? इसके प्रमुख चलवासी क्षेत्र हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रमुख चलवासी क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ऐसे भारत में भी है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है। जैसे भारत हम लोग जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, अपना बिहार का नेपाली क्षेत्र चले जाइए, तो इस क्षेत्र में भी चलवासी पशुचारण है। आप चले जाइएगा ना, जैसे मधुबनी चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, तो वहाँ के बहुत सारे पशु चराने वाले लोग, अपने समस्तीपुर में भी है पशु चराने वाले लोग जो भेड़ पाले हुए हैं, तो वो लेकर के कहाँ चले जाते हैं? नेपाल के तराई क्षेत्रों में। नेपाल में जब ठंड तक रहता है तब तक वो वहाँ पर गर्मी तक पालते हैं, जब ठंड गिरने लगती है तो वो अपने पशु को लेकर के नीचे उतर जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चलवासी पशुचारण ही कहेंगे, लेकिन ये मौसम के लिए करते हैं खास करके, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे ही पशुचारण हिमालय प्रदेश में भी होता है, ये क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी होता है। इसके अलावा आप चले जाएंगे, तिब्बत है, भूटान है, इन सारे देशों में भी होता है। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब है ऋतु प्रवास। अभी आप पढ़ रहे थे चलवासी, अब क्या है हमारा? ऋतु प्रवास क्या है, सुनिएगा। जब ऋतु बदलता है, मौसम बदलता है, तब लोग क्या करते हैं? अपने एक स्थान को छोड़ करके या दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ऋतु प्रवास। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे, खास करके जो अमीर आदमी की बात करेंगे, तो जो अमीर आदमी है वो क्या करता है कि उसके पास काफी पैसे हैं, तो जब ज्यादा ठंड यहाँ गिरने लगेगी अपने यहाँ, तो वो लोग चले जाएंगे केरला की तरफ। वहां ठंड कम पड़ती है, क्योंकि जो प्रदेश चारों तरफ से समुद्र से अगर घिरा हो, पानी पानी हो, तो वहां ठंड कम पड़ती है, तो वो लोग वहां चले जाते हैं, तो ठंड से बच जाते हैं। जैसे ही यहाँ का मौसम मानसून सही होता है, फिर वापस चले आते हैं। जब यहाँ ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो वो लोग चले जाते हैं कहाँ? केरला की तरफ। और जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तब कहाँ चले जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। इन लोगों के पास ऐसा स्थिति है और सुविधा है, तो ऐसे करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाई, जब मौसम या जलवायु बदलती है, तो परिवर्तन के कारण अपने स्थान को बदल लेते हैं, तो इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। मौसम या जलवायु बदलने पर जब स्थान बदल लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऋतु प्रवास कहते हैं। ये गर्मी के दिनों में पशुपालक अपने पशु को मैदानी भागों में पशु को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, और जब ठंड गिरने लगती है तो वह वापस चले आते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ये ऋतु प्रवास पशुचारण। जैसे देखिए, समझिए कि गर्मी हुआ जब, तो ये लोग पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो वहां पर उसको ठंड मिलेगी, तो पशु को वहां चराएंगे भी, वहां रहेंगे भी। वहां से ऐसे रोज रोज नहीं उतरते हैं, वो लोग वहीं पर उनका रहता है। एक व्यक्ति नीचे आता है, अपना भोजन लेकर के फिर चला जाता है, पशु लोग ऊपर रखता है खाना पीना वहीं। जब देखेंगे ज्यादा ठंड गिरने लगी, पशु को वहां रहना संभव नहीं है, अपना रहना संभव नहीं है, तो वो लोग फिर नीचे उतर जाते हैं पहाड़ों से। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। और भारत में ये जम्मू कश्मीर में खास करके देखने को मिलता है। इनके प्रमुख जाति है, तो याद रखिएगा, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भुटिया, ये सब जनजाति हैं जो क्या करती है? ऋतु प्रवास पशुचारण करती है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा दो बातें। पहला, पशुपालन किसे कहते हैं? तो पशुओं को अपने उत्पाद, विभिन्न प्रकार के लाभ, श्रम के लिए जब पालते हैं तो पशुपालन। इसके पीछे क्या कारण था? तो पशुपालन करने का कारण था कि जब प्राचीन काल में हमने बहुत अधिक से अधिक पशुओं का शिकार किया, तो हमें ऐसा फीलिंग हुआ, महसूस हुआ कि अगर लगातार पशु को हम लोग अगर शिकार करते जाएंगे, तो धीरे धीरे सारे पशु क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, तो हमारा पृथ्वी पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे तो अब हम शिकार कर भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है, कोई जंगली पशु को आप शिकार नहीं कर सकते। तो इसलिए वो लोग सोचने लगे कि नहीं, पशु को पालना अच्छा रहेगा, पालेंगे तो समय से भोजन भी मिलेगा और डिसबैलेंस भी नहीं होगा। तो लोग पशु पालने लगे, और इनके लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पशुएं पाली जाती हैं। अब पशुपालन में दो प्रकार का हमने पढ़ा। एक चलवासी पशुपालन, जो पशु
को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान चराते घूमते हैं तो उसको चलवासी कहेंगे। और एक था हमारा ऋतु प्रवास, जब ऋतु मौसम बदलने के कारण अपना स्थान छोड़ देते हैं तो ऋतु प्रवास। आगे चलते हैं, चलवासी पशुचारण की कुछ कमी हो रही है, पहले जितना थी संख्या उसमें काफी कमी आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो याद रखिएगा, चलवासी पशुचारण के कमी होने के पीछे कई कारण हैं, तो वो कौन कौन से कारण हैं उसको देख लेते हैं। नंबर 1, लोगों की आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। देखिए, पहले बहुत ज्यादा लोग पशु चराने के लिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या ना कमते जा रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। इसका सीधा कारण है भाई मेरे, कि जब मान लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि कोई अस्थायी काम हो जाए, अपने परिवार को छोड़कर पशुओं को लेकर के जंगल में खेतों में घूमना, वहीं रात गुजारना, मतलब बरसात के मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोई भी हो, आप एक सुनसान जगह में आप 2-4 व्यक्ति रह रहे हैं अपने पशुओं को लेकर के, तो ये थोड़ा सा कठिनाई का जीवन जी रहा था। अब जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो अब हम क्यों ऐसा करेंगे, क्या जरूरत है हमें करने की? तो हमने क्या किया, वो पशुपालन को क्या करने लगे, छोड़ने लगे। तो ऐसे पहला स्थिति है आर्थिक कारण, लोगों की आर्थिक उन्नति हुई, रोजगार के बहुत सारे अवसर मिल गए, तो लोग पशुपालन को छोड़ करके रोजगार में आने लगे। क्या, जैसे कल हमने समझाया था कि पहले लोगों को कोई विकल्प नहीं था, आखेट करते थे, संग्रह करते थे, अकल ज्ञान हुआ तो उत्पादन किए, तो 2 क्रियाएं हो गई। तीसरा, जब उससे भी ज्यादा हुआ तो उन उत्पादित चीजों से द्वितीय क्रियाकलाप, फिर तृतीय क्रियाकलाप, अब चतुर्थ क्रियाकलाप भी आ गया है, तो बहुत सारे काम के अवसर बढ़ रहे हैं ना। तो उसी तरह से पहले के लोग पशुपालन करते थे, जब काम के अवसर हुए तो वो छोड़ करके अब काम में आ गए। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के कारण लोग चलवासी पशुचारण को छोड़ते जा रहे हैं। तीसरा है राजनीतिक सीमा में परिवर्तन। पहले देश की कोई सीमा नहीं हुआ करती थी, इस राज्य के लोग उस राज्य में जा सकते थे, उस राज्य के लोग इस राज्य में आ सकते थे, देश की कोई सीमा नहीं, इस देश के लोग उस देश में जाते थे। लेकिन राजनीतिक इस तरह का परिवर्तन हो रहा शुरू हो गया कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो कई तरह की उनकी जांच की जाती है। अब ऐसी स्थिति में जो पशुपालक हैं उनको भी कठिनाइयां होने लगी, तो वो लोग भी अब एक सीमित क्षेत्र में रहने लगे, तो परिणाम हुआ कि अब वो जाना छोड़ देते हैं। तीसरा कारण है कई देशों के विभिन्न क्षेत्रों में आवास योजना देना। सरकार क्या कर रही है, जो पहाड़ी क्षेत्रों हैं उन क्षेत्रों में भी आवास योजना लगा दी, पशुचारण बंद करवा दी, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, तब पशुचारण को रोक दिया गया, जैसे आपने सुना होगा अंग्रेजी सरकार में। अब परिणाम हुआ कि जंगल है, वन को संरक्षित घोषित कर दिया गया, तो वहां पशु अब चरा नहीं सकते। परिणाम है पशुचारण के लिए जगह नहीं मिल रहा, तो लोग पशुचारण को कम करते जा रहे हैं, इसकी कमी का ये सब कारण है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, पशुचारण जो है यानी पशुपालक की जो कमी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो पहला है आर्थिक परिवर्तन, दूसरा राजनीतिक सीमा, और तीसरा है विभिन्न क्षेत्रों में आवास। अब आपके सामने एक और पाठ है, सुनिएगा, माने जो हमारा भाग है, वाणिज्य पशुधन पालक क्या है। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। देखिए, हम लोग पशु जो पालते हैं ना, तो कुछ लोग 1-2 पालते हैं अपने शौक से, भोजन खाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पालते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक गाय रखे हुए हैं, अपना उसको थोड़ा सा भूसा दाना मिला देते हैं, कभी कभी हरे जो पेड़ पौधे हरे वाले होते हैं, जो घास हरी चारा, वो ला करके दे देते हैं, अपना खाते रहते हैं, उससे दूध होता है, हम लोग दूध खाते हैं। तो ये वाणिज्यिक नहीं हुआ, ये घरेलू उत्पाद हुआ, हम लोग घरेलू के रूप में करते हैं। लेकिन वाणिज्यिक पशुधन का मतलब हुआ कि हम लोग खास करके आर्थिक दृष्टि से बड़े बड़े फॉर्म बना करके हम लोग पालते हैं, तो उसको कहते हैं वाणिज्यिकी। जैसे आप कोई शहर में चले जाइए, शहर में या शहर के आसपास में देखिएगा बहुत सारे डेयरी फॉर्म हैं। आई एम सॉरी मेरे भाई, बिजली कट गई थी जिसके कारण असुविधा हो गई। चलते थे, हम लोग पढ़ रहे थे वाणिज्यिक पशुधन, यानी कि जब बड़े बड़े फॉर्म जब शहर जाइएगा तो उसके आसपास देखिएगा कि एक एक व्यक्ति 200 गायें पाली हुई है। अब वो क्यों पाले हुए हैं? उनका मूल उद्देश्य होता है केवल हमें क्या करना है, पशुओं से अधिक लाभ लेना है। वो लोग जितने भी गाय दूध देने वाली होती है उसी को पालते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देती है, और फिर क्या करती है, दूसरा गाय को वह खरीद लेती है, दूध उसे निकालती है, फिर उसको बेच देती है। तो ऐसे करने का उसका मूल उद्देश्य होता है केवल क्या करना है, पशु से अधिक लाभ कमाना। तो यही कहलाता है वाणिज्यिक पशुधन,
ये क्या कहलाता है हमारा वाणिज्यिक पशुधन। ठीक है, इसमें पशुओं के पालन, भोजन, प्रजनन सभी को वैज्ञानिक विधि से अपनाया जाता है। माने हर काम हम लोग भोजन देते हैं, सामान्य रूप से भोजन देते नहीं, क्योंकि उसके अधिक लाभ चाहिए ना, तो उसको भोजन भी वैज्ञानिक तरीके से, पालन पोषण जो भी है, प्रजनन जो है वो भी वैज्ञानिक तरीके से उन्नत नस्ल का ऐसा किया जाता है। इनमें सभी पशुओं के उत्पादन विभिन्न देशों में भेजा जाता है, यानी कि वो लोग जो उत्पादन करते हैं ना, उत्पादन को बड़े बड़े फॉर्म में वो बड़े बड़े देशों में भेजते हैं ताकि क्या हो जाए, वहां पर उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, ऐसा वे कहते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब पशु जो वाणिज्यिक पशुधन है, पशुपालन है, उनके प्रमुख क्षेत्र। यानी कहने का अर्थ है कि हम तो लोग भी पालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने बड़े फॉर्म में नहीं पाले जाते हैं, और वो लोग जो पालते हैं उस पशुओं का उत्पाद जो है ना विभिन्न देशों में भेजते हैं, यानी उसके पास बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म है, डेयरी फॉर्म है। ठीक है, तो वाणिज्यिक पशुधन का मतलब क्या हुआ, पशुओं को किस उद्देश्य से पाला जाता है, अधिक से अधिक लाभ के उद्देश्य से पाला जाता है। चलते हैं आगे, सुनिएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग कृषि। कृषि किसे कहते हैं, अभी आपने पढ़ा जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र का पहला हमने पढ़ा था पशुपालन, दूसरा हमारा क्या है कृषि। कृषि का अर्थ है फसल का उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन इत्यादि से। माने आप जो खेती बाड़ी करते हैं ना, तो खेती बाड़ी खाली केवल फसल उत्पाद खेत में कर लेते हैं तो वो पशुपालन मतलब कृषि नहीं हुआ, वो तो कृषि है ही। साथ ही साथ आप पशु भी पाल रहे हैं, आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, आप मछली पालन कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप ही है, वो भी क्या हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप। तो कृषि के अंतर्गत ही सब आ जाता है। तो कृषि के कई प्रकार हैं, सुनिएगा, अब बहुत सारे कृषि के प्रकार आएंगे, सारे का हम लोग चर्चा करेंगे। पहला हमारी निर्वाह कृषि। आपसे अगर पूछे कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, कि वैसी कृषि जो जीवन के निर्वाह के लिए किया जाता है, माने मूल रूप से खाने पीने के लिए करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग निर्वाह कृषि। जो खाने पीने के लिए करते हैं ना, ये निर्वाह कृषि कहलाती है। ये प्राकृतिक मौसम के हिसाब से, प्रतिकूल दशाओं के हिसाब से हम लोग खेती करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ का मौसम ठंडा है तो ठंडा वाली फसल लगा देंगे, यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है तो जलोढ़ वाली फसल लगा देंगे। माने बिल्कुल उसमें कोई ज्यादा आपको बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती है, प्राकृतिक खाद डालते हैं जैसे गोबर और खल्ली, और घरेलू मजदूर मिल करके, लोग मिल करके छोटा मोटा खेती करते हैं, और इसका उत्पाद जो है हम लोग ज्यादा करके उपयोग कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 5 बीघा जमीन है, तो आप कोशिश करते हैं, आप ये संभवतः कोशिश करते हैं कि आप 3 कट्ठे में आलू बोलेंगे ताकि 1 साल हम लोग उसका सब्जी खाते रहेंगे। आप चाहते हैं कि हम 5 कट्ठे में सरसों बोलेंगे ताकि साल भर उसका हम लोग तेल खाते रहेंगे। नहीं, तो आप ये कोशिश में रहता है, तो यही आपके क्या है, निर्वाह कृषि है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्वाह कृषि। ये किसके हिसाब से चलता है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से। माने आप जहां रह रहे हैं, आपका जमीन जहां है, जोन वातावरण में आप हैं, उसी वातावरण के हिसाब से फसल लगाते हैं। माने आपको ज्यादा उसमें अलग करने की जरूरत नहीं होती है, तो वह कहलाता है निर्वाह कृषि। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक आदिकालीन कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। कौन कौन, तो आदिकालीन और, चलिए, तो आदिकालीन कृषि और गहन निर्वाह कृषि, यानी निर्वाह कृषि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, तो आदिकालीन और जीवन निर्वाह। चलते गहन निर्वाह। अब आदिकालीन कृषि क्या है समझिएगा थोड़ा सा। आदिकालीन कृषि के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आदिकालीन कृषि, इसमें आदिवासी कृषि करते, मैंने जो आदिवासी समाज है ना, जब वो कृषि करते हैं तो उसको कहते हैं आदिकालीन कृषि। अब वो कैसे कृषि करते हैं, तो आप तो मालूम होगा, पढ़े होंगे इतिहास में, कि वो लोग क्या करते थे, पहले जंगल को काट देते थे, और जंगल की कटाई करने के बाद उसमें आग लगा देते थे। वो जो जमीन होती थी, माने राख की परत हो जाती थी, तो उपजाऊ होती थी, उसी राख की परत पर जो है बीज छीट देते थे। 2-4 साल जब वो खेती करते थे, फिर वहां से चल करके दूसरे चला। अब देखिए, ये आदिकालीन कृषि, जब वो क्योंकि आग जला करके और तब वो राख पर खेती करते थे, इसको कहते हैं कर्तन दहन। दहन का मतलब समझ रहा है ना, जलने वाला, तो कर्तन दहन इसी कृषि को कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी कृषि का भी और नाम है, क्योंकि एक जगह से वे दूसरे जगह जाते थे। जैसे इस क्षेत्र में जंगल को काट दिए, आग लगाए,
राख हो गया, राख पर अनाज छींटे तो ई कर्तन धान हुआ। और जब यहाँ पर फसल उगना बग हो गया, 2-3 बार फसल उगा लिए तो चल गए दूसरे जगह, तो ये स्थान बदल लिए ना, इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि भी। इसी का क्या नाम हो गया? स्थानांतरित कृषि, क्योंकि जगह बदल लिए इसीलिए। ठीक है। इसके अलावे अब अलग अलग क्षेत्रों में जाइएगा तो इसका अलग अलग नाम है। जैसे अपने बिहार में इसका नाम है झूम खेती, बिहार में इसका क्या नाम है? झूम खेती। कहीं पर इसको पलामू कहते हैं, मैंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। तो चलते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ खेत जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं, बड़े क्षेत्रों में जंगल नहीं काटते हैं, छोटे छोटे में करते हैं। पुराने औजार लकड़ी के हल द्वारा खेती करते हैं। ये लोग जो है लकड़ी का हल ही लगाते हैं अभी तक। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये किया जाता है। इसे कई नाम से भी जाना जाता है, जिसमें देखिए कर्तन दहन, स्थानांतरण कृषि, आदिकालीन कृषि इत्यादि। भारत में इसे झूम कृषि कहते हैं। अमेरिका तथा मेक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं। ठीक है ना। देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। भारत में इसका क्या नाम है? झूम कृषि। इसी तरह से अमेरिका जाएंगे तो उसका नाम क्या है? मिल्पा। इसी तरह से मलेशिया और इंडोनेशिया में इसका क्या नाम है? लदांग कृषि कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका नाम भी रखा गया। अब आगे चलते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों में अगर याद रखिएगा तो भारत तो है ही, इसके अलावा अमेरिका है, अफ्रीका है, लगभग पूरे विश्व में ये खेती अपनाई जाती है, क्योंकि पहले आदिवासी समाज ऐसे ही खेती क्या करते थे। आगे चलेंगे। गहन निर्वाह कृषि क्या है? गहन निर्वाह, इसमें फसलों का उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। गहन निर्वाह कृषि अगर करेंगे तो उसमें फसल के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मानी ज्यादा हम लोग उत्पादन करेंगे, ज्यादा हमको लाभ होगा, इस बात का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब ये गहन निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की, एक चावल गहन निर्वाह और चावल रहित गहन निर्वाह। एक चावल गहन कृषि और चावल रहित गहन कृषि। जब चावल की खेती की जाती है तो उसे कहते हैं चावल गहन कृषि। केवल चावल की खेती करेंगे ना तो क्या बोलेंगे? उसे चावल गहन कृषि कहेंगे। इसमें क्या होता है कि परिवार के सदस्य द्वारा ही खेती की जाती है, जो परिवार के सदस्य होते हैं, और परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक वस्तु के रूप में करते हैं। साथ ही यह मानसून के क्षेत्र में की जाती है, जहां पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, माने जहां पानी वाला क्षेत्र होता है ना, वहीं पर ही खेती करते हैं। जैसे अपने बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग किसकी खेती करते हैं? गहन चावल की खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि यह मानसूनी क्षेत्र है। अब चावल को उत्पादन के लिए चाहिए पानी, तब पानी उसको नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चावल की खेती कर लेते हैं। क्या? तो चावल गहन कृषि। अब दूसरा चलते हैं, एक है चावल रहित कृषि। अब चावल रहित कौन? तो जिसमें चावल की खेती हम लोग नहीं करेंगे, बाकी दूसरे अनाज रखेंगे, जैसे मक्का की खेती हो गई, गेहूं की खेती हो गई, चना बाजरे की खेती हो गई, तो कहलाता है चावल रहित कृषि। क्लियर? अब आगे चलेंगे। दूसरा हमारा कृषि का प्रकार है रोपण या बागानी कृषि। रोपण किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा सीधा बात कि रोपते हैं हम लोग, पहले बीज को बोते हैं, पौधा 2-4 पौधे हो जाते हैं पत्ती का, तो वो पत्ती वाले पौधा को उखाड़ करके हम लोग किसी खेत में रोप देते हैं। तो ये क्या है? या किसी डांट पौधा लगा देते हैं, तो ये क्या हमारा रोपण कृषि है। ये हमारा क्या है? रोपण कृषि। इनमें कई पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें खास करके महंगे फसल लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? महंगे। खास करके ये बाजार और बागान एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि फल की खेती करते हैं, तो फल का उत्पादन करके हम लोग इसको कहाँ भेज देते हैं? सीधे बागानों में भेज देते हैं। तो इसीलिए खास करके रोपण फसल जो है उन्हीं क्षेत्र में लगाया जाता है जहां बाजार नजदीक में होता है या बाजार से उसका सीधा कनेक्ट होता है। तो हम लोग फसल तैयार करते हैं, तुरंत इसको बाजारों में भेज देते हैं, जाके लाभ ज्यादा हो। इसमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, और ये रोपण फसल में अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि दो फसलों के बीच में काफी जगह होता है, तो हम लोग ज्यादा करके उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बता रहे थे आपको रोपण कृषि के बारे में कि जब हम लोग क्या करते हैं, फसल पौधे को अलग पहले बीज से तैयार करते हैं, और जब वो पौधा तैयार हो जाता है तो उसको उखाड़ करके किसी दूसरे खेतों में रोप देते हैं। तो इसमें रोपण कृषि कहलाता है। जैसे अपने यहाँ का तंबाकू है, चाय है, कहवा, कॉफी है, ये सब क्या है? रोपण कृषि के उदाहरण है। केला क्या है? रोपण कृषि के उदाहरण है। अब चलते हैं इसके अन्य बातों देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, रोपण कृषि जो है, भारत और श्रीलंका में अंग्रेजों ने चाय की खेती शुरू किया था। याद रखिएगा, अपने भारत में चाय की खेती किसने शुरू किया? अंग्रेज। श्रीलंका में भी चाय की खेती किसने शुरू किया? अंग्रेज। क्योंकि पहले ना अपने यहाँ चाय की खेती नहीं होती थी, अंग्रेज
फ्रांसीसी, ये लोग जहाँ जहाँ गए, जहाँ की जलवायु जिस तरह से देखा और उन्हें उन चीज़ों से अधिक लाभ नजर आ रहा था तो खेती करवाना वहाँ शुरू कर दिए। क्योंकि अमेरिका में चाय का जो बहुत बड़ा मांग था और चाय अमेरिका में होता नहीं था, तो ये कहाँ से लावे चाय? अमेरिका में किसका शासन था? अंग्रेज का। तो ये लोग सोचे कि भारत में चाय की खेती करवाते हैं, यहाँ से सस्ता में खरीदेंगे, अमेरिका में महंगा में बेचेंगे, अधिक लाभ होगा। देखिए अंग्रेज दिमाग बहुत लगाता था। परिणाम क्या हुआ कि भारत में चाय की खेती शुरू हुई और भारत में सबसे बड़ा जो चाय का क्षेत्र है वो हमारा बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है ना, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र, तो बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, और दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश अगर कोई पूछे तो भारत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मलेशिया रबर का सबसे खेती शुरू हुआ और वर्तमान में मलेशिया विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक क्षेत्र है। देखिए मलेशिया में भी रबर की खेती किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजों ने शुरू करवाया और आज दुनिया में सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश अगर कोई है तो वो है मलेशिया। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों में केला का बड़ा बाग है जो विकसित किया गया। फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको का खेती करवाया। इस तरह से जो अलग अलग देश में जहां अंग्रेजों का शासन, यूरोपीय देशों का शासन था, तो वो लोग अलग अलग फसल लगाए और वो फसल जो लगाते थे बहुत बड़े बाग में लगाते थे, छोटी जगह पर नहीं लगाते थे, बहुत बड़ी बड़ी बाग में लगाते थे। लेकिन वो लोग चले गए, अब उन जगहों पर किसका अधिकार है? अब तो वहां की सरकार का अधिकार है। वो बहुत बड़ा बाग जो है ना वो किसका हो गया? अब सरकार के नियंत्रण, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन में था, अब वो किसके नियंत्रण में आ गया है? सरकार के नियंत्रण में आ गया है। चलिए, खास करके इसमें अनाज की खेती नहीं होती है, फल की खेती होती है और अन्य नगदी फसलों की खेती की जाती है रोपण फसल में, जिनमें है केला है, लीची हो गया, मान लीजिए, जैसे ले लीजिए आप, चाय है, कॉफी है, ये सब है। आगे है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। खास करके अनाज की बात अगर करेंगे तो अनाज में क्या क्या है? तो मोटे अनाज में गेहूं है, मक्का है, चावल है, तो इन सब की खेती करते हैं ना, तो इसको कहते हैं विस्तृत वाणिज्य कृषि। अब विस्तृत कह दिया तो इसका मतलब है बहुत बड़े क्षेत्र में, और ये खास करके खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए करते हैं। जैसे एक बात गौर करना, हम लोग बिहार और बंगाल में जो चावल की खेती करते हैं तो वो कहलाता है हमारे यहाँ की जीवन निर्वाह कृषि, और वही पंजाब में अगर चावल की खेती होती है तो वो वाणिज्यिक की कृषि कहलाता है। चावल ही है लेकिन बिहार में हो गया जीवन निर्वाह, पंजाब में हो गया वाणिज्य की। क्यों? क्योंकि हम मूल रूप से खाने के लिए करते हैं चावल, और वो लोग चावल को बेचने के लिए करता है। तो वाणिज्य का मतलब बेचना, तो यही विस्तृत वाणिज्यिक कृषि का मतलब हुआ कि वैसी कृषि जो बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, और ये कृषि का आकार जो होता है बहुत बड़ा, और इसका उत्पादन को वो बेचते हैं। जैसे देखिए अपने यहाँ तो नहीं है ये सब, क्योंकि हम लोग जो उत्पादन करते हैं वो सब खाने के लिए ज्यादा करते हैं, अपने भारत में खा लेते हैं, बेचते कम है। खास करके मकई का उत्पादन हम लोग करते हैं बेचने के लिए, चाय का उत्पादन करते हैं हम लोग बेचने के लिए, लेकिन गेहूं चावल हम लोग बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए करते हैं। लेकिन आप चले जाएंगे दूसरा प्रदेश, जैसे प्रेयरी प्रदेश है, मेक्सिको है, चले जाइए आप, रूस है, उसके कुछ देशों में आप जाएंगे ना तो वहां पर गेहूं का बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। तो वो लोग जो गेहूं की खेती करते हैं वो वाणिज्य की कृषि करते हैं, क्योंकि वो बेचने के लिए करते हैं, खाने के लिए नहीं। किसके लिए? बेचने के लिए। तो वही वाणिज्य की विस्तृत कृषि में अनाज, खास करके गेहूं की खेती होती है, और वो कहाँ है? खास करके रूस के क्षेत्रों में है, अमेरिका के क्षेत्रों में भी है। अब चलते हैं मिश्रित कृषि पढ़ते हैं। मिश्रित का मतलब होता है कि एक साथ हम लोग कई फसलों को करते हैं, तो उसको कहते हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो वह कहलाता है मिश्रित कृषि। देखिए एक साथ फसल का उत्पादन करते हैं, खेतों का आकार मध्यम होता है, साथ में प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये सब मिश्रित कृषि में आते हैं। इनमें हम लोग गेहूं, जौ, मक्का, चारे इत्यादि की फसल करते हैं, साथ साथ इसमें पशुपालन भी करते हैं। खेती के साथ साथ क्या करेंगे हम लोग? पशुपालन। तो ये किसमें आ जाता है? मिश्रित कृषि। माने एक साथ फसल लगाते हैं, जैसे अपने खेतों में नहीं होता, उसको आप बहुफसली कह सकते हैं, बहुफसली। मिश्रित कृषि को क्या बोल सकते हैं आप लोग? बहुफसली। जैसे एक खेत में हम लोग गेहूं बो दिए, साथ किनारे किनारे हम लोग क्या बो देते हैं? जो जई होता है, पशु का चारा हो जाता है। उसी के किनारे किनारे मन हुआ तो हम लोग तीसी रोप देते हैं, तो
तो उसे हम लोग तेल का प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे मक्का का खेती होता है तो मक्का के किनारे किनारे लोग अंडी बो देता है, बीच में हल्दी बो देता है, फिर अरहर बो देता है। तो जब क्या है एक साथ बहुत सारे खेती कर रहे हैं तो मिश्रित कृषि कहिए या बहुफसली कहिए। आज बहुत सारे किसान खेती करते हैं, खेती के साथ साथ क्या करते हैं पशु भी पाले हुए हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग मिश्रित कृषि। आगे है डेयरी कृषि। खास करके डेयरी कृषि का मतलब हुआ कि पशु को हम लोग पालते हैं लेकिन उसको किसके लिए मूल रूप से डेयरी के लिए, माने दूध के लिए। पशु जो पालते हैं हम लोग किसके लिए, बड़े बड़े फार्म में लगाया जाता है, बहुत सारे पशु पाले जाते हैं, उसको वैज्ञानिक तरीके से भोजन किया जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग डेयरी फार्म। खास करके यूरोप के देशों में, कनाडा के क्षेत्रों में, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में सबसे ज्यादा ये पालन किया जाता है। आगे चलेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अब थोड़ा सा बच गया है। तो भूमध्य सागरीय कृषि खास करके जहां खट्टे फलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, माने वहां पर जो फसल उत्पादन किया जाता है ना, फल, खास करके फल की खेती होती है, तो खट्टे फल, और इन खट्टे फलों में सबसे मेन फल होता है अंगूर। वो लोग अंगूर को ना बहुत मतलब क्या कहते हैं अच्छे से उत्पादन करते हैं, और उसको कहा जाता है अलास्का प्रदेश, आलस्य का प्रदेश, क्योंकि वो लोग ना खेती में कोई ज्यादा तो है नहीं, अंगूर को फसल लगा दिए, लतरा दिए, अंगूर होता है, एक एक व्यक्ति के पास ना 2-2 ट्रक अंगूर निकलता है एक अखबार में, ऐसे ऐसे किसान। अब वो लोग अंगूर को करते क्या है, तो क्या करेंगे, अंगूर तो मार्केट में जो बिकता है सो बिकता ही है, साथ साथ उससे अच्छी किस्म की शराब भी तैयार करते हैं। और वो लोग शराब बनेगा तो पियेंगे भी, तो वो लोग पीते भी हैं, तो आलस्य उसको ज्यादा रहता है। साथ ही साथ वो अंगूर से वो किशमिश और मुनक्का भी तैयार करते हैं। तो वहां पर खास करके भूमध्य सागरीय कृषि की अगर बात करें तो याद रखिएगा वहां पर खट्टे फलों की खेती की जाती है, और इसके प्रमुख क्षेत्रों में आ जाएंगे वही जो भूमध्य सागरीय प्रदेश के जो क्षेत्र है। आगे है सब्जी और फूल की खेती। देखिए बड़े बड़े शहर में खेती तो होती नहीं है, तो वहाँ के लोग खेती बाड़ी, आसपास के किसान जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो लोग ज्यादा करके अनाज की खेती नहीं करते हैं, वो किसका करते हैं, तो फूल की खेती करते हैं, क्योंकि मार्केट में फूल भी ऊंचे दर पर बिक जाती है और सब्जियां भी ऊंचे दर पर बिक जाती है। तो वो किसकी खेती करते हैं, तो याद रखिएगा सब्जी की खेती और फूल की खेती करते हैं। तो ये कहाँ होती है, खास करके कहाँ होती है, जो बाजार होती है ना उसके आसपास में, ठीक है। वहीं पर एक है ट्रक कृषि कहलाती है। अब कहेगा सर जी ये क्या हो गया ट्रक कृषि, देखिए बाजार से एक ट्रक की दूरी माने एक ट्रक भर रात में जितनी दूर वो तय कर सकता है, जैसे फसल लगाया और रात में लदाए और सुबह हुआ होते होते उतर जाए, तो ऐसे फसल को कहते हैं, दूरी को कहते हैं हम लोग एक ट्रक की दूरी। नहीं समझे बात को, समझिए। जैसे अभी हम लोग दिन में शाम में काटे फसल, शाम होते होते हम ट्रक पर लोड कर दिए, गाड़ी रात को 8 बजे 7 बजे 10 बजे खुल गई, यहाँ से मैंने हम लोग फसल ला दिया और खुल गई। एक रात भर में ट्रक जितनी दूरी तय करेगी, सुबह होते होते 4 बजे तक वो जहां पहुंच गया, तो उस दूरी को हम लोग बोलते हैं ट्रक दूरी। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रक दूरी। तो ऐसे दूरियों पर खास करके किसकी खेती की जाती है, सब्जी की, ताकि वह सूखता नहीं है और ताजा ताजा सब्जी बाजार में उपलब्ध हो जाती है, तो वो लोग आसानी से ऊंचे दर पर खरीदते हैं। तो ऐसे कृषि को कहते हैं हम लोग ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है। और इसमें होती किसकी खेती है, तो सब्जियों की खेती होती है। अब आगे चलेंगे हम लोग, सहकारी कृषि क्या है, तो जिसमें मिलजुल करके माने बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल करके अगर खेती करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग सहकारी कृषि, समूह मिला करके। और याद रखिएगा पहले तो पूरे देशों में ऐसा ही हुआ था, लेकिन सबसे नंबर 1 पर आ गया कौन, डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर सहकारी कृषि सबसे ज्यादा होता है, याद रखिए। इसके अलावा है सामूहिक कृषि। कुछ ऐसे देश हैं जहां के बहुत सारे समाज मिलकर के एक साथ खेती करते हैं, उसको सामूहिक कृषि कहते हैं। और इनमें सबसे नंबर 1 पर है, याद रखिएगा, रूस सामूहिक कृषि में। देखिए एक है सहकारी कृषि में डेनमार्क सबसे आगे, और सामूहिक कृषि में कौन ज्यादा है, तो रूस है सबसे आगे। और रूस में इस कृषि को कहते हैं हम लोग कोल खोज। क्या कहते हैं, कोल खोज। चलिए, तो आशा करते हैं आपको प्राथमिक क्षेत्र की 2 बातें, एक आपने समझा पहले आखेट वाला कल, और आज पढ़ा आपने पशुपालन और कृषि। ये दोनों बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि खेती क्या है, खेती के प्रकार आपने देखा, पशुपालन देखा, पशुपालन के प्रकार देखा। अब आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ते हैं, एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया है कि खनन क्या है। तो खनन का मतलब होता है कि धरातल से जो आप अनेक प्रकार के खनिज निकालते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग खनन। धरातल खुदाई करते हैं ना,
कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, तांबा निकालते हैं, तो ये सब क्या है? खनन है। खनिज को धरातल से निकालना खनन कहलाता है। और ये खनन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, ये भी होते हैं 2 प्रकार के। खनन कितने प्रकार के? एक होता है भूमिगत खनन, एक धरातलीय खनन। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये भूमिगत खनन क्या है? तब भूमिगत खनन का मतलब हुआ कि देखिए, धरती की ऊपरी सतह को हटा करके काफी गहराई में जा करके और तब खनन करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग भूमिगत खनन। ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जब खनन के लिए अंदर जाते हैं तो उस खनिज के साथ जहरीली गैस भी रहती है, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी खनिज में आग लग जाता है तो उसमें भी मृत्यु हो जाती है। जब आप अगर नहीं देखे होंगे, एक है शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म कोयला, आप देखिए कि कैसे धरातल से कोयला का खनिज निकाला जाता है, कितनी कठिनाइयों से निकाला जाता है, कैसे वहां पर लोग आग में मरते हैं, क्योंकि उस कोयला के गैस के साथ साथ मीथेन गैस रहती है। इसी तरह से बहुत सारे खनिज हैं, तो उनमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? आपको गैस पाए जाते हैं। तो धरातलीय खनिज जो है ना, सॉरी भूमिगत खनन जो है बड़ा खतरनाक होता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा है धरातलीय खनिज, माने ऊपरी सतह पर ही खनिज पाया जाता है कम गहराई में, तो उसको कहेंगे हम लोग धरातलीय खनिज। ये ज्यादा कठिन नहीं होता, ये बड़ा आसान होता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है खनिज, सॉरी गलती लिखा गया है यहाँ पर, यहाँ होगा खनिज का आकार। आप जो धरती से खनिज निकालते हैं वो किस प्रकार का? तरल है कि ठोस है? क्योंकि ठोस होगा तो निकाल आसानी से सकते हैं, लेकिन तरल को निकालना बड़ा कठिन होता है। तो इन बातों पर भी निर्भर करता है। तो खनन को प्रभावित करने वाले पहला कारक है खनिज के प्रकार, कि वो किस प्रकार का खनिज है, कैसे उसको निकाला जाए। और दूसरा है आर्थिक कारण, क्योंकि हम जो खनन करते हैं तो खनन के समय बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बड़े बड़े यंत्र की जरूरत होती है, और हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, क्या कहें। चलिए, तो क्या बता रहे थे? आर्थिक कारण, कि हमारे पास अच्छा आधुनिक यंत्र है कि नहीं है, हमारी तकनीक अच्छी है कि नहीं है। तो ये सब बात भी निर्भर करती है। अगर अच्छी तकनीक रहता है ना, तो खनन भी अच्छा होता है। अगर अच्छी तकनीक नहीं रहेगा तो खनन अच्छा नहीं होगा। क्लियर? तो आप पढ़ रहे थे, अभी तक आप पढ़ रहे थे, पहला था प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? फिर उसमें देखे प्राथमिक क्रिया में सबसे पहला था हमारा खेत, फिर हमने देखा कृषि, पशुपालन, फिर हमने देखा खनन। तो आशा करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। और वीडियो देखने के लिए, देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो भी लिख ही देते हैं, वीडियो यानी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।